आज हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं रेट लॉ। ये जो रेट लॉ होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। यहां पर लिखा हुआ है द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली यहां पर जो आप देख रहे हैं एक इक्वेशन, ये वाला स्मॉल लेटर में ए और कैपिटल लेटर में ए प्लस स्मॉल लेटर में बी कैपिटल लेटर में बी। तो पिछले दिन के लेक्चर से आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है यह कोई नंबर है और जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है यह किसी केमिकल का नाम है। ये यहाँ पर एक इमेजिनरी इक्वेशन लिया गया है और यहाँ पर कहा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर और इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, जबकि यहाँ पर पावर आपको एक्स नजर आ रहा होगा और बी के साथ यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है और पावर यहाँ पर बी के ऊपर वाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई ये हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही मिलता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि पावर एक्स एंड वाई आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ये आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही एक्स और वाई का वैल्यू मिलता है। अब किसी किसी रिएक्शन में एक्स का वैल्यू ए के इक्वल भी हो सकता है और किसी में x का वैल्यू a के इक्वल नहीं हो सकता है। pH यहां पर लिखा हुआ है विच मे और नॉट बी सेम कोफिशिएंट, यानी कि x और y का वैल्यू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए आपको यहां पर एक रिलेशन याद रखना होगा। यहां पर जो आपको रेट दिखाई पड़ रहा है वो रेट हमने ये लिखा है। जब इस निशान को आप हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट फिगर मिलता है के। इसी के को या तो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं या तो फिर इसी को रेट कांस्टेंट कहा जाता है। अब यदि हम लोग यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करें कि हमने यहां पर n1 ए, n2 बी, m1 सी और m2 सी, ये एरो से पहले जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और एरो के बाद जो है ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इसको यदि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन टर्म होता है इसके ऊपर जो पावर यूज होते हैं या एक्सपोनेंशियल टर्म ही यूज किया जाता है, जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहां पर यह जो n1 है यहां पर x और n2 के जगह पर यहां पर y यूज होता है। अब यह x और n1 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहां तक समझ में आया क्या कि यहां पर दो लॉ हम यूज करते हैं, एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन और एक होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। यह सिंपली रेट लॉ कह सकते हैं। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये थियोरेटिकल वैल्यू होता है और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है। इसमें एक्स और वाई यानी कि जो पावर है वह स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर आगे हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट।
अब यहां पर जो हम लोगों ने के पढ़ा था, ये वाला जो के देख रहे हैं, इस के को रेट कांस्टेंट कहते हैं। और यहां पर रेट कांस्टेंट को डिफाइन किस तरीके से किया गया है, कहा जाता है कि हर एक रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी हो, तो उस समय जो के का वैल्यू होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो जरा देख लें, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन रेट कांस्टेंट या डिफाइन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब फिर यहां पर यह कहा जा रहा है कि रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। भाई रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो यह कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला ही जा रहा है कि यूनिट कंसंट्रेशन लेना है। लेकिन अब भाई आप लोग अपना माइक ऑफ कर लें। हाँ, खरखर की आवाज आ रही थी। लेकिन जो रेट कांस्टेंट यानी कि जो यहां पर रेट कांस्टेंट है, इसका वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर के का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने पर के का वैल्यू यानी कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कैटेलिस्ट की बात करें तो कैटेलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट और एक होता है निगेटिव कैटेलिस्ट। यदि पॉजिटिव कैटेलिस्ट आप यूज करते हैं तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। और यदि निगेटिव कैटेलिस्ट लेते हैं तो ये वाइस वर्सा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जो कल हम लोगों ने आपने जो YouTube पर पढ़ा होगा, मेरे वीडियो में देखा होगा, जो कि मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो भेजा था, उसमें प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको यहां पर याद रखना है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां पर ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन, भाई किनकी आवाज में खरखर, ये किनके माइक में खरखर की आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कर दें। आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं, और आपके जो मित्र मंडली हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई ऐसा काम कीजिए कि आप परेशान हो लेकिन लोगों को परेशान ना करें। तो प्लीज, तो यहां पर ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, और इस कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर आप देख रहे हैं, इन पावर के सम को ही कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोबारा डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब हुआ कि यहां पर ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं, इसके ऊपर जो पावर एक्स और वाई है, इसका सम। इसमें इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म तो आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन हमें देखना किसमें है, रेट लॉ वाले में देखना है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट्स के, इसके ऊपर जो पावर है, इसके पावर के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर यदि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू एन। एन यहां पर क्या है,
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, क्योंकि इसे आप रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑब्टेंड करते हैं, और रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए हमें उससे जो मिला है यह एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी कहलाएगा। अब यहां पर आपको याद रखना है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं आपको दूसरे स्क्रीन पर ले जाकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ रेट कांस्टेंट, यदि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की आप बात करें तो आप यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, और यहां पर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ये चाहे तो आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लें, ये एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपकी काफी मदद करेगा। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोल और यहां पर लीटर इनवर्स। मीनिंग वही हुआ, मोल लीटर इनवर्स और ब्रैकेट के ऊपर 1 माइनस n। अब यहां पर n क्या है, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन का फॉर्मेट यहां पर ले रहा हूं। और मान लीजिए कि यहां पर आपको दे दिया है यहां पर मैंने ले लिया सीरियल नंबर, यहां पर मैंने लिखा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कॉलम आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैंने दे दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2 और 3, और पेपर में आ गया कि रेट कांस्टेंट के आप यूनिट लिखें। अब यहां पर ऊपर में मैंने आपको समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, तो जरा इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करके देखते हैं। आपने यहां पर लिखा मोल लीटर इनवर्स,
ब्रैकेट क्लोज है। अब यहां पर देखिए, इस फिगर को मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर रख लेता हूं। अब यहां पर n का मतलब मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि आप जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, n की जगह पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टाइम का यूनिट यदि कुछ ना दिया गया हो पेपर में तो आप सेकंड लेंगे, और यदि टाइम का कोई यूनिट दिया गया है, मिनट दिया गया हो, आवर दिया गया हो, जो भी दिया गया हो, तो वो आप यूनिट लेंगे। तो मैं यहां पर सेकंड ले लेता हूं। यहां पर हमने लिख दिया सेकंड इनवर्स। अब वन में से जीरो को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास वन ही बच जाएगा। अब यहां पर आप यदि ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, आपको मिलता है मोल, लीटर, इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हुआ जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। लेकिन यदि हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालें तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन माइनस वन हो जाएगा। अब वन माइनस वन होने का मतलब कि ओवरऑल यहां पर पावर क्या हो गया, जीरो हो गया। और यदि किसी भी चीज के ऊपर पावर जीरो होता है तो इतने का वैल्यू कितना माना जाएगा, वन माना जाएगा। तो क्या मिला, वन इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी कि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये सबों के समझ में आया क्या? यस सर। आप कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट जिनको कोई परेशानी हो समझने में? तो बाकी आप घर में इसका यानी कि सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब यहीं पर एक चीज और याद रखें, यदि आपका यहां पर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो, यदि रिएक्टेंट आपका गैसियस स्टेट में है तो वहां पर कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, केवल आपको क्या करना है, जहां पर आपने मोल पर लीटर लिया था यहां पर आप केवल एटीएम ले लेंगे। यहां पर आप एटीएम लेंगे, ठीक है। यानी कि मैं इसी को यहां पर कॉपी कर लेता हूं, वो बेटर रहेगा। मोल पर लीटर के जगह पर आपको लिखना है एटीएम। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि हम हर बार एटीएम ही लें। यह डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्रेशर का यूनिट यदि बार दिया गया है तो आप वहां पर बार लेंगे। यदि प्रेशर का यूनिट पास्कल दिया गया है तो आप वहां पर पास्कल यूज करेंगे। यानी कि आपको ये याद रखना है कि यदि सॉल्यूशन के रूप में है तब तो हम लोग यहां पर यूनिट लेंगे मोल पर लीटर, जो मोलेरिटी का यूनिट होता है। और यदि गैसियस स्टेट है तो यहां पर हमें प्रेशर का यूनिट लेना होगा, और उस क्वेश्चन में प्रेशर का यूनिट जो भी लिया गया हो। और यदि कुछ नहीं दिया गया है तब आप एटीएम लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक, अब यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आगे पढ़ने से पहले कुछ खास चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली जितने भी तरह के रिएक्शंस होते हैं, अब वह रिएक्शन या तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता होगा या तो नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होते होंगे। इफ एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, दैट इज नॉन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, एक ही स्टेप में उसने प्रोडक्ट दे दिया, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि पहले ए और बी मिलकर के डी बना लिया और डी और सी मिलकर के फिर ई बनाया और फाइनल प्रोडक्ट आपका ई मिला। तो यहां पर क्या हुआ, एक से ज्यादा स्टेप हो गया। अब एक से ज्यादा स्टेप होने का मीनिंग ये है कि वह 2 स्टेप भी हो सकते, 3 स्टेप भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 स्टेप मैंने देखा है। हालांकि रेयर होते हैं 4, 2 और 3 नॉर्मली पाए जाते हैं। तो अपने को याद रखना है कि दोज रिएक्शंस, डेफिनेशन यहां पर है, दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, दैट इज नॉन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको याद रखना है कि दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट इन मल्टीपल स्टेप्स। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, लैंग्वेज को कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। नाम भले यहां पर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके लिखने का तरीका, समझने का तरीका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रह सके। अब यहां पर जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, यहां पर कहा जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। ये देखिए एक शॉर्टकट की बात आ गई कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा वह जीरो ऑर्डर कभी होगा ही नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉइंट ये की पॉइंट है। इस की पॉइंट को आप अपने सेक्रेट डायरी में जरूर लिख करके रख लें। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं सिलेबस जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट आपको मैं कंपटीशन का ही दे रहा हूं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में 2 चीज आपको याद रखना है कि यहां पर जीरो ऑर्डर नहीं होते हैं और फ्रैक्शनल ऑर्डर नहीं होते हैं। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी समझाऊंगा, या जिन्होंने कहीं ट्यूशन पर मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लिया होगा तो उनकी बात नहीं कर सकता हूं। अब यहां पर आगे बात करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। आपको यहां पर लग रहा है कि यह सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म आपको यहां पर दिया गया है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है। और एक खास बात और यहां पर याद रखेंगे। वो खास बात क्या याद रखना है कि जब कोई भी रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो वहां पर दोनों स्टेप्स की स्पीड सेम नहीं होंगे। किसी का स्लो होगा, किसी का फास्ट होगा, किसी का वेरी फास्ट होगा, किसी का वेरी स्लो हो सकता है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप्स होते हैं दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये भी अपने नोटबुक में नोट कर लें। स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यदि हम जो यहां पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं वह स्लो स्टेप के बेस पर लिखते हैं, जो स्लोएस्ट होता है। यदि 2 ही स्टेप है, उसमें एक स्लो है एक फास्ट है, तो स्लो ही कहिए। लेकिन मान लीजिए कि 3-4 स्टेप्स हैं और उसमें कई स्टेप स्लो हैं, तो उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे स्लो कौन सा है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप्स होते हैं दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।